नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला के में। जी हाँ दोस्तों, बिहार पुलिस सीरीज में यह हिस्ट्री का वीडियो है। इसमें देखिए, चूँकि 1 अक्टूबर को मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन आया था, तो मैंने जो भी 1 अक्टूबर को टॉपिक आया है उन सारे टॉपिक से वीडियो बना रहा हूँ। आपको पता है बिहार पुलिस 2.0 सीरीज का नाम है। उसी क्रम में मौर्य साम्राज्य का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन आया है, तो मौर्य साम्राज्य से जितने भी संभावित क्वेश्चंस बने हैं सबको मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में शुरू से अंत तक आप बने रहें, मौर्य साम्राज्य आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं। तो देखिए, मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक हैं वह चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ठीक ना। चंद्रगुप्त मौर्य कैसे बनते हैं शासक, तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। देखिए, मौर्य वंश के पहले नंद वंश का शासक था, ठीक ना। नंद वंश का शासन था। नंद वंश का जो अंतिम शासक था धनानंद, उसके पास एक चाणक्य नाम के व्यक्ति जाते हैं। वे कहते हैं कि भाई हमको आप अपने दरबार में रख लीजिए, ठीक ना। तो चूंकि चाणक्य का चेहरा जो था वो थोड़ा सा गड़बड़ था, अच्छा नहीं था, चेहरा अभद्र टाइप का था देखने में। तो धनानंद ने उनकी बेइज्जती की और कहा कि तुम्हारा पहले तो चेहरा ही ठीक नहीं है यार, तुम्हारा चेहरा ही, शकल ही जिसकी खराब है वो उसकी बुद्धि कैसी हो सकती है, बुद्धि भी खराब होगी, तुम हमारे लायक नहीं हो, निकल जाओ यहाँ से। चाणक्य को बेइज्जती फील हुई, भाई किसी को भी हो, किसी की अगर बेइज्जती करेंगे तो बुरा तो लगेगा ही। तो उसने प्रण लिया कि मैं अब तुम्हारे जो वंश है उसका नाश करके ही रहूँगा। तो उसने एक ऐसे व्यक्ति की खोज में निकल गया चाणक्य। उनको खोजने के बाद, ये बहुत करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य मिलते हैं। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य मिलने के पहले भी एक कहानी है, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, उसको हम लोग अलग से जब मौर्य वंश पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य को पाते हैं, इनको वो ट्रेंड करते हैं। ट्रेंड करने के बाद, सिखाने पढ़ाने के बाद ये चंद्रगुप्त मौर्य उन पर आक्रमण करके और फिर मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। तो नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। इस बात का खाली ध्यान रखिए, चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक हैं। तो ये चीज पहला क्वेश्चन होगा, ठीक ना। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पर चलते हैं, पहला क्वेश्चन, बृहत स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य। बृहत स्तर मतलब बड़े पैमाने पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य जो है तो वह है मौर्य साम्राज्य, जिसके संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य। ध्यान दीजिए। दूसरा क्वेश्चन, चाणक्य, अभी जिनकी हम लोग बात कर रहे थे चाणक्य की, उनका एक और नाम था। क्या था भैया? तो उनका नाम था विष्णुगुप्त। क्या नाम था? विष्णुगुप्त। तो ये भी पूछता है कि चाणक्य का कोई और नाम जो था वह क्या था, तो बताएंगे विष्णुगुप्त। आगे चलते हैं, सेंड्रोकोट्स या एंड्रोकोट्स नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? अब एग्जामिनर पूछ देता है कि किसे सेंड्रोकोट्स भी कहा जाता था, तो आप बताएंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य को, और इसकी पहचान विलियम जोन्स ने की थी। किसने की थी दोस्तों? विलियम जोन्स ने। तो इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन विशेष रूप से किसके ग्रंथ में, देखिए किस नहीं है, किसके ग्रंथ में हुआ है? तो विशाख दत्त के ग्रंथ में हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से वर्णन। इस बात का भी आप लोग ख्याल रखिएगा। आगे चलते हैं, बुलंदीबाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ स्थित है? तो बुलंदीबाग नामक प्राचीन स्थान जो है वह पाटलिपुत्र में स्थित है। तो इसका भी ख्याल रखिए। आगे चलते हैं दोस्तों, मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ जिसका नाम है द प्रिंस, इसकी तुलना किससे की जा सकती है? तो इसकी तुलना जो है वह कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। अब पूछ देता है कभी कभी, अर्थशास्त्र में किस विषय के बारे में जानकारी मिलती है? तो अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स मत समझ लीजिएगा, इसमें राजनीति शास्त्र के बारे में जानकारी मिलती है इस वाले अर्थशास्त्र में, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं, पाटलिपुत्र में स्थित, जी हाँ, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो था वह मुख्यतः निर्मित था। किस चीज से बना था? तो वह महल मुख्यतः जो था वह लकड़ी का बना था। तो ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, ठीक ना। आगे चलते हैं, सेल्यूकस को किसने पराजित किया था? सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। किसको? सेल्यूकस निकेटर इसका नाम था, इसको पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ध्यान देंगे। आगे चलते हैं, कुम्हरार से प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह कुम्हरार कहाँ में है? तो यह कुम्हरार जो है वो आपका पाटलिपुत्र में ही है। ध्यान दीजिएगा, कहाँ में है? पाटलिपुत्र में। अगला,
मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र को सर्वप्रथम किसने जीता? मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को सर्वप्रथम किसने जीता? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता। ध्यान दीजिएगा। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य काल में सर्वोच्च स्तर के अधिकारी को क्या कहते थे? मौर्य काल में जो सर्वोच्च स्तर के अधिकारी होते थे उनको तीर्थ कहा जाता था। और तीर्थ की संख्या कितनी थी मौर्य काल में? तो 18 तीर्थ की संख्या थी। इसमें जो इंपॉर्टेंट तीर्थ है उसको हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ी देर में, ठीक ना। आगे चलते हैं। मौर्यकालीन अधिकारी, जी हाँ, मौर्यकालीन अधिकारी पौतवाध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष का कार्य क्या था? तो पौतवाध्यक्ष का जो कार्य था वह माप तौल का कार्य था। यह माप तौल का कार्य करते थे पौतवाध्यक्ष। ध्यान दीजिएगा, पौतवाध्यक्ष, माप तौल। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मौर्य अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था? उत्तर पश्चिम भारत होगा। देखिए, पश्चिम नहीं होगा, पश्चिम भारत क्या है? उत्तर पश्चिम, ठीक ना। ध्यान दीजिए, उत्तर पश्चिम भारत पर भी था। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से यह प्राप्त होता है जानकारी कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रभाव था वह उत्तर पश्चिम भारत पर भी था। तो ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। मगध में, जी हाँ, मगध में रज्जुक किसे कहा जाता था? तो मौर्य भूमि मापक अधिकारी को रज्जुक कहा जाता था। भूमि अधिकारी जो होता था उसे रज्जुक कहा जाता था, जो भूमि मापने वाला अधिकारी होता था। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। अशोक का शाहबाजगढ़ी शिलालेख, अशोक का शाहबाजगढ़ी शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह पेशावर यानी पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। शाहबाजगढ़ी शिलालेख अशोक का है। ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा, तो अशोक के शिलालेख में जो प्रयुक्त भाषा है वह प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। सांची का स्तूप अशोक ने कहाँ में निर्माण कराया है इसका? तो सांची का जो स्तूप है वह मध्य प्रदेश में है, अशोक के द्वारा बनाया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश, ठीक ना। आगे गुजरा लघु शिलालेख, जी हाँ, गुजरा लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। गुजरा लघु शिलालेख जो है वह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। अब हम लोग चलते हैं आगे। देखिए, इसके अलावा इसके आगे भी क्वेश्चन है, ये मत सोचिएगा कि इतने पर रुक जाएंगे। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है, इसी वीडियो में मिलेगा, परेशान मत होइए। अशोक ने बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। अशोक बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार किया, उन्होंने बौद्ध को वरीयता भी दी, लेकिन हिंदू धर्म को नहीं छोड़ा उन्होंने। इसका प्रमाण मिलता है, तो इसका प्रमाण मिलता है देवनाम पिए नाम से, कि उन्होंने हिंदू धर्म से भी अपना लगाव जो है वह बनाए रखा। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया? तो सारनाथ में जो स्तंभ है, सारनाथ वाराणसी में है, तो सारनाथ जो स्तंभ है उसका निर्माण भी अशोक ने ही कराया था। ठीक, आगे चलते हैं। वह कौन सा स्तंभ है, वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? कौन सा स्तंभ है? मगध में, देखिए मगध में आपको गया और पटना आता है, ठीक ना। तो भाब्रू, देखिए ध्यान दीजिएगा, भाब्रू स्तंभ जो कि राजस्थान में है, इसको जब आप अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि इन्होंने स्वयं को बताया है कि भैया हम मगध के सम्राट हैं। अशोक ने स्वयं को बताया है, ठीक ना। आगे चलते हैं, इसको रख दे जरा। हाँ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मौर्य काल में भूमि कर किसके द्वारा एकत्रित किया जाता था? भूमि कर यानी लैंड टैक्स। लैंड टैक्स जो होता था वह सीता अध्यक्ष, एक पद होता था सीता अध्यक्ष, इन्हीं के द्वारा लैंड टैक्स यानी भूमि कर वसूला जाता था। ध्यान दीजिएगा। गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन जो है वह किस ग्रंथ में मिलता है? तो गुप्तचर व्यवस्था का जो वर्णन है वह अर्थशास्त्र से मिलता है। कहाँ से मिलता है? अर्थशास्त्र से मिलता है। ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। मौर्य काल के किस पुस्तक में जहाज निर्माण का वर्णन मिलता है? तो इंडिका। इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज की पुस्तक है। तो यहीं से जहाज निर्माण का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में, है ना, किस धर्म को मानने लगा था? तो वह जैन धर्म को मानने लगा था। चंद्रगुप्त मौर्य का जब अंतिम समय आया तो वह चले गए कहाँ? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, और वहाँ उन्होंने उपवास के माध्यम से अपना शरीर त्यागा था, जिसे संलेखना पद्धति भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। वहाँ जा करके श्रवणबेलगोला नामक जगह पर वहाँ उन्होंने अपना जो है वह प्राण त्यागा था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। कौन सा स्थल मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे प्रसिद्ध केंद्र जो है वह तक्षशिला था। ध्यान दीजिएगा। कहाँ था? तक्षशिला। आगे चलते हैं। इंडिका में भारतीय समाज के कितने वर्गों में विभक्त बतलाया गया है? इंडिका में कितने वर्गों में, भारतीय समाज को कितने वर्गों में बतलाया गया है? तो ये 7 भागों में विभक्त बतलाया गया है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य
अशोक, इन दोनों का एक साथ उल्लेख किस अभिलेख में मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यह जूनागढ़ अभिलेख में मिला है कि दोनों के बारे में एक ही अभिलेख में चर्चा। कलिंग युद्ध का वर्णन जो है वह किस शिलालेख में है? तो यह 13वें शिलालेख में है, कलिंग युद्ध का वर्णन। कलिंग युद्ध कब हुआ था दोस्तों? जरा कमेंट करिए, कलिंग युद्ध कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अशोक के समकालीन मिस्र का राजा जो था वह कौन था? तो वह राजा अलेक्जेंडर था। कौन था? अलेक्जेंडर। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। देखिए मौर्य सम्राट में कौन कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक, फिर थे बिंदुसार, ठीक, फिर अशोक और फिर बृहद्रथ। CBAB याद करिएगा। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए, बिंदुसार और बिंबिसार में अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। क्या आप भी उनमें से एक हैं? अगर हैं तो आज के बाद नहीं होंगे। ध्यान से खाली देखिएगा। चंद्रगुप्त, ठीक। अच्छा चंद्र बिंदु जानते हैं ना? चंद्र मतलब चंद्र बिंदु, चंद्र से हम लोग लिखते हैं ना, देखिए एक चंद्र बिंदु हम लोग ऐसे भी देते हैं, चंद्र बिंदु देते हैं कि नहीं? तो बस चंद्र बिंदु आप याद रखिए, चंद्र बिंदु याद रखिए। चंद्र से चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदु से बिंदुसार। बिंबी अब आपको याद नहीं आएगा, चंद्र बिंदु खाली अगर याद रखते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार दोनों आपको याद आ जाएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और बृहद्रथ, ये सबसे आखिरी शासक जो है, तो ये ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। मौर्यों की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी मिलती है तो यह गिरनार अभिलेख से मिलती है। कहां से? गिरनार अभिलेख से। अशोक के अभिलेख से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख नहीं मिलता है? तो अशोक के अभिलेखों को देखते हैं तो सातवाहन का कहीं जिक्र नहीं मिलता है। सातवाहन इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस मौर्य राजा को अमित्रघात, जी हाँ अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है? इसे अमित्रोचेटस भी कहा गया है, इसे अमित्रोचेटस भी कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। तो अमित्रघात यही था बिंदुसार, चंद्र बिंदु वाला बिंदुसार, ठीक ना? तो ध्यान दीजिएगा बिंदुसार। ओके। अगला, मौर्य काल में रूप दर्शक अधिकारी का कार्य क्या होता था? तो रूप दर्शक जो अधिकारी होता था वो सिक्कों का परीक्षण करता था। रूप दर्शक, रूप मतलब रुपया, याद कर लीजिए, रूप मतलब रुपया, ठीक ना? वह रुपयों यानी सिक्कों का परीक्षण करता था, याद कर लीजिए। अगला, खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति जो है किस भाषा से हुई है? तो यह अरमाइक भाषा से हुई है। किस भाषा से हुई है? अरमाइक भाषा से। इसके अलावा चलिए हम लोग आगे ले लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण किया था? तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 8वें वर्ष इन्होंने जो है वह कलिंग पर आक्रमण किया था। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मौर्यों के बाद यानी मौर्यों के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसका अधिकार था? तो भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर बैक्ट्रियन शासक का अधिकार था। किसका अधिकार था? बैक्ट्रियन शासक का अधिकार था, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ने में सफलता प्राप्त की? तो जेम्स प्रिंसेप, जी हाँ जेम्स प्रिंसेप ने सफलता प्राप्त की अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में। एक और क्वेश्चन है, अशोक के किस अभिलेख से धम्म महामात्रों की नियुक्ति का प्रमाण मिलता है? तो 5वें बृहद शिलालेख से नियुक्ति का प्रमाण मिलता है, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। देखिए अब इसके समय में कुछ अधिकारी और कुछ विभाग के बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए अकाराध्यक्ष जो होता था वह खानों का अध्यक्ष हो। खानों मतलब खान, खदान, ठीक ना? खान जो खोदते हैं गड्ढे में, वो वाला खान। और दूसरा है लक्षणाध्यक्ष, तो यह मुद्रा विभाग का प्रधान होता था। किसका प्रधान? मुद्रा विभाग का प्रधान। शुल्काध्यक्ष, तो यह व्यापारिक कर का प्रधान होता था, शुल्क वसूला करता था, ठीक ना? मुद्राध्यक्ष जो होता था वह पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष होता था। किसका होता था? पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष होता था। आगे चलते हैं। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो यह हमने पहले ही चर्चा किया है कि प्राकृत भाषा है, ठीक ना? मौर्य काल में व्यापारियों के नेता को क्या कहा जाता था? तो व्यापारियों के नेता को सार्थवाह कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सार्थवाह कहा जाता था, जो व्यापारियों के नेता होते थे। अगला है, गिरनार क्षेत्र में एक झील जो है निर्माण किया गया है, किस मौर्य शासक ने उसका निर्माण कराया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए मौर्यकालीन कुछ अधिकारी थे, उनके बारे में जान लेते हैं। नागरक जो होते थे वह नगर का सर्वोच्च अधिकारी होता था, नागरक, ठीक ना? अंतपाल होता था सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। जो सीमावर्ती दुर्ग जो होते थे उसका रक्षक जो होता था वह अंगपाल कहलाता था। आटविक कहलाता था वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी जो होता था वह आटविक कहलाता था, ध्यान दीजिएगा।
प्रतिष्ठा जो होता था वह फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश जो होता था वह प्रतिष्ठा कहलाता था। क्या कहलाता था? प्रतिष्ठा, फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। ठीक ना, आगे चलते हैं। समाहर्ता जो होता था वह राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी जो होता था उसे समाहर्ता, राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी को समाहर्ता कहा जाता था। आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, किसने सीरिया के शासक से मदिरा, अंजीर एवं दार्शनिक की मांग की थी? तो बिंदुसार ने एंटियोकस से यह मांग की थी, जिसमें इसको मदिरा और अंजीर मिल गया था, दार्शनिक नहीं मिला था। तो दोस्तों ये थे मौर्य वंश से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, दोनों का स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब इसको देखिए, बार बार आप वीडियो तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन स्क्रीनशॉट से आप अगर 5 से 10 मिनट देखेंगे तो आप आसानी से कवर कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छे से समझ में आ गया है, और हाँ एक चीज़ और बता दूं, बिहार पुलिस की कंप्लीट तैयारी कर रहा हूं, अगर जो भी नए हैं तो वो जुड़ जाएं चैनल से, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और हमारे चैनल पर जाएं। प्लेलिस्ट मिलेगा, 2 प्लेलिस्ट मिलेगा, एक 50 दिवस 50 टॉपिक और दूसरा मिलेगा बिहार पुलिस 2.0। दोनों के सारे वीडियोस देख लें। बिहार पुलिस में अगर सिलेक्शन लेना है तो बिल्कुल 100% गारंटी के साथ देता हूं कि मेरे इन 100 से 125 वीडियो से आपका लगभग 60 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। जी हाँ, 60 क्वेश्चन कवर हो जाएगा मेरे इन 100 से 125 वीडियो से। अगर आप चाहते हैं कि बिहार पुलिस में सिलेक्शन ले तो निश्चित ही जाकर के प्लेलिस्ट देखिए और सारे वीडियोस को देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।